है कि हम एयर इनहेल करते हैं और बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो इसको इन ब्रीथ एंड आउट ब्रीथ करके भी कहा जाता है। तो इस दौरान जो है अपनी छाती फूलना, पेट का नीचे जाना, और जब हम इनहेल करते हैं तब अपनी छाती जो है वो स्क्वीज होना और जो हवा है वो बाहर गिरने की प्रक्रिया जो होती है, इसको इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन कहते हैं। जिसके दरमियान ये होता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे नाक से लंग्स तक जाता है, लंग्स के अल्वियोलाई थ्रू ब्लड में जाता है, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वापस से अल्वियोलाई में आके कार्बन डाइऑक्साइड वायु को हम बाहर छोड़ते हैं थ्रू एक्सेलेशन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी कि कोविड-19 क्या है। हम बहुत सुनते आ रहे हैं कि कोविड-19 ये क्यों आया है कोविड-19, क्योंकि इसको हम देखते हैं कि कोरोना वायरस डिसीज 2019, इसका जो एक्रोनिम बनाया गया है, शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, जो जिस तरीके से उन्होंने बनाया है कोविड-19, और जो कि पहला जो वायरस वुहान में, आप सबको ही पता है, वुहान सिटी में, हुबेई में, चाइना में मिला था, और जो कि कहा गया था उसको फर्स्ट वायरस करके नाम दिया गया था, और इसको कोविड-2 करके नाम दिया जाता है, जो कि इसको बोला जाता है सेकेंड वायरस, और इसको सार्स करके बोला जाता है क्योंकि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करके भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये इसमें से एक फैमिली का ये नोवेल कोरोना वायरस होने की वजह से इसको ये नाम दिया गया है। जो आजकल आप सुनते तो है, बट इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है ये जस्ट बताने के लिए मैंने आपको दिया है, और ये इस तरीके से अपने कोरोना वायरस की शक्ल होती है। ठीक है, तो ये फैलता कैसा है? तो जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी जो श्वसन क्रिया होती है, हमारी श्वसन क्रिया में हम हवा जो एयर है वो इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, जिसको हम थेम बोलेंगे मराठी में, या हिंदी में उसको बोलेंगे बूंदे, जो अनचाहे कभी भी हमारे नाक से बाहर निकलती है, मुंह से बाहर निकलती है जब हम ब्रीथ करते हैं। जब हम खांसते हैं तो उससे ज़्यादा पैमाने में वो जो बूंदे होती है वो अपने नाक से बाहर निकलते हैं। आपने देखा होगा ना, जब हम छींकते हैं तब काफ़ी ज़ोर से छींकने की वजह से क्या होता है, वो बूंदे उसके साथ बाहर आ जाती है। ठीक है, और उसके बूंदे बाहर आने की वजह से उसमें जो भी वायरसेस है, बैक्टीरियाज है, वो उससे बाहर निकलती है। जब हम गाना गाते हैं, जब हम जोर से चीखते हैं, तभी भी ये प्रक्रिया कहीं ज़्यादा पैमाने में होती है। और हम देखते हैं 2 गज की दूरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपने सामने अगर कोई भी इंसान खड़ा है और हम अगर छींक रहे हैं तो वो डायरेक्ट बिना हाथ रखे अगर छींक रहे हैं, बिना रुमाल रखे अगर छींक रहे हैं, तो वो आगे वाले इंसान के मुंह पे, कपड़ों पे, और न जाने उनके बोल सकते हैं हाथ पे, पैरों पे भी गिर सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने 2 गज की दूरी वाला कंसेप्ट सामने लाया है। अब देखते हैं कि ये वायरस स्प्रेड कैसा होता है। जब एक आध कोई भी इंसान अगर इन्फेक्ट हुआ है, कहीं भी इन्फेक्ट हुआ है, कोई हॉस्पिटल में काम करता है, ऑफिस में काम करता है, कहीं ना कहीं से वो इन्फेक्शन लेके आता है, वो अपना इन्फेक्शन 2 से ज़्यादा लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को बांटता है, और वो लोग जब अन्य जगह पे जाते हैं तो वो लोग और 2 लोगों को, 3 लोगों को बांटते हैं। तो जब देखते हैं कि इसका जो फैलाव है काफ़ी तेज़ी से होता है। अगर एक इंसान इन्फेक्ट हुआ है तो अगले 5 दिनों में उसको कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं, खांसी आएगी, सर्दी होगी, खराश होगी, इससे ये सिम्टम्स बढ़ के आगे 30 डेज बोलो, 1.5 महीना बोलो, 14 दिन बोलो, इस तरीके से उसको फैलाते हुए जाते हैं। इसलिए हमें तुरंत इसको आइडेंटिफाई करके इलाज करना उतना ही ज़रूरी होता है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सबसे मेन मुद्दा है कि टाइम पे हमें रियलाइज होना चाहिए कि हमें सिम्टम्स आए हैं। इसके लिए हमें सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। साथ में ही हमें माइंडफुल होना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमारे अंदर भीतर जो सिम्टम्स आए हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। साथ में ही हम देखते हैं कि इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस आए हैं अभी, आरटीपीसीआर, एंटीजन और एचआरसीटी नामक जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशंस है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमें कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। बट एक बात ध्यान में रखना उतना ही ज़रूरी है
ये जो RT-PCR एंटीजन किट्स होती है, टेस्ट होती है, इसमें से 70% केसेस ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी की 30% केसेस जो होती है वो यूजुअली इस टेस्ट में पकड़ में नहीं आते हैं। इसके लिए बाकी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन जैसे CRP हो गया, HRCT हो गया, ये करना ज़रूरी होता है। हमारे आजू बाजू में भी आपने देखा होगा कि कई बार HRCT करते हैं लोग और RT-PCR एंटीजन टेस्ट निगेटिव रहता है, बट HRCT उनका पॉजिटिव आता है। वो 30% लोगों में माने जाते हैं, ठीक है। बट ये जो डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है, ये डॉक्टर ही कर सकते हैं। डॉक्टर की मदद से ही इसको हमें डायग्नोस करना है और इन्वेस्टिगेट करना है कि सही में हम लोगों को कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या देखे जाते हैं, हम देखते हैं कि इंडिविजुअल वाइज वो डिफर होते हैं, हर एक को अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। किसी को फीवर आता है, ड्राई कफ रहता है, किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, बदन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, किसी को सिर्फ जस्ट बोल सकते हैं नाक में सर्दी भरी हुई रहता है, किसी को ठंडी लग के बुखार आता है, किसी को हेडेक हो सकता है, किसी को कुछ मेंटल सिम्टम्स आ सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकता है। इस तरीके के सिम्टम्स के साथ भी उनको थोड़े ज़्यादा तीव्र सिम्टम्स भी रह सकते हैं, लाइक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मीन्स उनको जो है श्वास को लेने में तकलीफ होगी, श्वास अटके जैसा लग सकता है। इस तरीके से जो भी बाकी अन्य सिम्टम्स होते हैं रेस्पिरेटरी डिसीज़ के, वो महसूस कर सकते हैं। इसके साथ भी उनको किसी को गैस्ट्रिक सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी को उल्टी हो सकती है, किसी को जुलाब लग सकते हैं। कोणाचा तरी माइक मेरे ख्याल से मेरी तरफ से था, सॉरी। तो इस तरीके से कई सिम्टम्स लोगों में पाए जाते हैं। तो हम अगर देखते हैं इसका एज एग्जैक्ट कैटेगराइजेशन नहीं है सिम्टम्स का, जितने लोग हैं उतना वेराइटी उस सिम्टम्स में दिखते हैं, बट कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कॉमनली दिखाई देते हैं, वो है हेडेक, फीवर, ड्राई कफ, राइनोरिया, बॉडी एक। इस तरीके से ये कॉमन सिम्टम्स में बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि किसी को कोरोना हुआ और पता ही नहीं चल रहा है कि कोरोना हुआ है, किसी को कुछ सिम्टम्स ही नहीं आते। तो इस दौरान इस हिसाब से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि किसी को थोड़े माइल्ड सिम्टम्स है, किसी को मॉडरेट है, किसी को सीवियर है और किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो ऐसे असिम्टोमेटिक से लेकर क्रिटिकल तक की ये जो जर्नी होती है वो डिफरेंट सिम्टम्स कैरी करते हैं। असिम्टोमेटिक बोलेंगे तो किसी को कुछ भी नहीं लगता, जस्ट लॉस ऑफ स्मेल होता है या फिर उनको कुछ बास नहीं आएगी, कुछ टेस्ट नहीं आएगा, इस तरीके से सिम्टम्स होते हैं। हल्की सी खराश होने लगती है गले में, थोड़ा सा नाक में कुछ तो इरिटेशन होने लगता है, बस ये सिम्टम्स आके अगर उनका RT-PCR करता है तो पॉजिटिव आ जाता है। माइल्ड सिम्टम्स में हम देखते हैं ये सारे सिम्टम्स के साथ किसी किसी को सर्दी होती है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत सारे चीखते भी हैं लोग, फीवर भी आता है माइल्ड, थोड़ा सा आके निकल जाता है। उसमें किसी किसी को नौशिया भी रह सकता है, कुछ पेट दर्द भी रह सकता है, जुलाब भी लग सकता है, किसी को इससे ज़्यादा थोड़े तीव्र सिम्टम्स रह सकते हैं, जिसमें बुखार आके चला जाता है, फिर से आता है, फिर से पैरासीटामोल खाओ, फिर से चला जाएगा, फिर से आ जाएगा, किसी और बहुत दिनों तक ड्राई कफ रहेगा, ठीक है। कभी कभी उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। जब इनका RT-PCR करते हैं पॉजिटिव आ जाता है, HRCT करते हैं उसका स्कोर भी थोड़ा बहुत हाई में दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मॉडरेट सिम्टम्स भी लोगों में नज़र आते हैं। इससे ये सिम्टम्स के साथ अगर उसमें और सीवियर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे उनका सैचुरेशन लेवल, जो हम देखते हैं ना आजकल पल्स ऑक्सीमीटर लेके हम लोग अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, तो ऐसा दिखाई देता है कि उनका बहुत ड्रॉप हो रहा है ऑक्सीजन लेवल, जो ब्लड में ऑक्सीजन रहता है उसका लेवल काफ़ी ड्रॉप हो रहा है।
तो इसके वजह से ऐसा महसूस होता है कि उनको डिस्निया हो रहा है, ब्रीथलेसनेस हो रहा है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो स्टेबल नहीं रह रहा है, वो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने की वजह से उनको चक्कर आ रहे, गिरने की शिकायत होती है। इस तरीके से जो भी सिम्टम्स आएंगे वो हम सीवियर करके कैटेगराइज करते हैं, और मॉडरेट से लेके क्रिटिकल तक की जो भी कंडीशन रहती है उसमें आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपको सही मेडिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, आपको बार बार बुखार आ रहा है, आपको जुलाब लगे हैं 2-3 दिन से, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, बार बार वोमिटिंग हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। ठीक है। साथ ही में हम देखेंगे कि अभी जो हम देख रहे थे कि एक आध व्यक्ति अगर कोरोना व्यक्ति से एक्सपोज हो गया, कोरोना वाले व्यक्ति को मिल गया और उसको पता ही नहीं, तो उसका जो जर्नी है वो डे 1 से डे 14 तक की कैसी रहती है। डे 1 में अगर वो एक्सपोज हो गया 2-3 दिन उसको कुछ भी महसूस नहीं होगा, 5th डे उसको ऐसा लगेगा कि मुझे हल्की सी खराश हो रही है, खांसी आ रही है, धीरे 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 ये सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे, फीवर आ रहा है, एक के बाद एक सिम्टम्स आते जाएंगे। 10 डे, यहाँ पे जो डेज मेंशन किया है वो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली उसी दिन होगा, ये टेंटेटिवली मेंशन किया गया है, जस्ट एक एन एवरेज निकाल के ये डेज मेंशन किए गए। 10वें दिन ऐसा होगा कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और उसके 2-3 दिन बाद ऐसा दिखेगा कि उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ रही है। और उसके बाद का जो सिनारियो होता है 13वें दिन 14वें दिन, वो ऐसा होता है कि मेंटली तो इंसान बहुत घबरा जाता है, और जो भी सिम्टम्स है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के, जो भी सिम्टम्स है अपने श्वसन क्रिया के, वो ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और फिर जो भी डॉक्टर्स रहते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उनको जो भी हायर लेवल की ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो उनको देनी पड़ती है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब एक आध इन्फेक्टेड व्यक्ति के हम कांटेक्ट में अगर आते हैं तो उससे दूसरे लोगों को जो फैलाव होता है वो किस तरीके से होता है। हम देखते हैं कि वो जब छींकते हैं उसके थ्रू जो बूंदें बाहर पड़ती है वो कहीं भी गिर सकती है। अगर वो पोरस सरफेस पे गिरती है लाइक स्पंज, या फिर और जिसमें वो बूंदें छुप के रह सकती है, ऐसी जगह पे वो वायरस 24 आवर्स तक रह सकता है, लाइक 1 डे रह सकता है। अगर हम देखते हैं कि वो जस्ट हवा में ही है, जो भी हवा में बूंदे होती है पानी की, तो वो 3 घंटे तक रह सकती है। ठीक है। अगर देखते हैं कि कोई भी हार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड है, पेपर है, तो उस पर वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती है। कुछ शाइनी सरफेस है तो उसमें वो 72 आवर्स तक रह सकती है। तो इस तरीके से उनकी जर्नी भी होती है, वायरस की जर्नी भी होती है। अभी हम देखेंगे कि आइसोलेशन एंड क्वारंटीन का डिफरेंस क्या है। हम बहुत बार बोलते हैं कि अरे इसको ये सिम्टम्स है, उसको वो सिम्टम्स है, इसको बाजू में कर देना चाहिए, इनको घर से अलग कर देना चाहिए। तो इसको हम कौन सी टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करते हैं वो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम उसको देखेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन करके जो हम बात करते हैं, तो आइसोलेशन हम हमेशा किसको देते हैं, जो पॉजिटिव कोविड पेशेंट है उनको हम आइसोलेट कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, कोई बता पाएगा? क्योंकि उससे दूसरों को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए करके। और जो क्वारंटीन वाला टर्मिनोलॉजी है वो क्यों यूज करते हैं, कोई तो बाहर गांव से आ गया, बाहर बाहर देश से बाय फ्लाइट अगर नागपुर आते हैं, तो हम देखते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर उनके हाथों पे क्वारंटाइन वाला स्टैंप लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उनमें वो एक्सपोज ज़्यादा हुए हैं और उनमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कोविड सिम्टम्स शो करने की। इसीलिए पहले ही हम इनको बाजू में रखते हैं, ताकि बाद में सिम्टम्स आने के बाद में पता चलने के बाद वो तब तक वो बाकी लोगों को इन्फेक्शन दे चुके होंगे। तो ये क्रिया पहले ही हम रोकने के लिए क्वारंटीन करते हैं उनको, इसीलिए उस शब्द को बोला जाता है क्वारंटीन। ठीक है। तो जो आइसोलेशन वाली क्रिया होती है वो जो रहता है वो एक पर्सन
इन्फेक्टेड रहता है, जो दूसरों को नहीं करना चाहिए, प्रिवेंट करने के लिए हम उसको आइसोलेशन में डालते हैं। बट ये जब आइसोलेशन में रहता है, जो इन्फेक्ट हुआ वाला पर्सन रहता है या जिसको वो बीमारी हो चुकी है, वैसा जो इंसान रहता है, उसने सारे नॉर्म्स फॉलो करके आइसोलेशन में रहना है। उन्होंने डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, उन्होंने मास्क भी लगाना है, उन्होंने जो भी प्रोटोकॉल है कोविड के उसको फॉलो करते हुए आइसोलेट रहना है। जो क्वारंटीन व्यक्ति है उन्होंने भी सेम वही सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए क्वारंटीन रहना है। क्वारंटीन रहते हुए जब इंसान क्वारंटीन रहता है तब उसको बाद में सिम्टम्स आने के चांसेस रह सकते हैं, और जो आइसोलेट व्यक्ति रहता है उसको वो अंडर ट्रीटमेंट रहता है, उसकी मेडिसिन चलते रहती है उस पीरियड में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए। अभी हम सबको बहुत अच्छे से लर्न हो चुके हैं कि हमने किस तरीके से प्रिवेंट करना चाहिए कोरोना को, किस तरीके से हमने क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहिए, जिसमें मास्क लगाना चाहिए, हमने सैनिटाइज करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, खुद के घर को खुद को डिसइंफेक्ट करना चाहिए। अगर हम खांस रहे हैं तो हमने कुछ एटिकेट्स भी फॉलो करना चाहिए। लाइक अगर हम खांस रहे तो हमने हमेशा कोई ना कोई हैंडकरचीफ, रुमाल अपने पास रखना चाहिए, जिसको हमने ऐसे मुंह पे रख के खांसना चाहिए। अगर हमारे पास वो कुछ उपलब्ध नहीं है तो हमने हमारी हाथ की कोनी का यूज़ करना चाहिए और इस तरीके से खांसना चाहिए, ताकि जो हमारे अंदर का वायरस है, या फिर हमारे पास वायरस नहीं होगा फिर भी हमारे पास जो बाकी इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट के थ्रू दूसरे लोगों को उसका फैलाव ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए हमने ये एटिकेट्स भी फॉलो करना चाहिए। अगर अपने पास टिश्यू है तो उसका यूज़ करना चाहिए। अगर हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर फैलाव को रोकना है तो हमने क्या क्या करना चाहिए, जो जो चीज़ें पॉसिबली होते हैं कि जितने लोग छूते हैं इन चीज़ों को, तो हमने उस पर ज़्यादा टच करना अवॉइड करना चाहिए। जैसे लिफ्ट का बटन हो गया, पेन एक दूसरे का यूज़ करना हो गया, जो हमारे हैंडल्स होते हैं दरवाजे के उसको हो गया। तो ये सारी चीज़ों को बार बार टच करना हमने अवॉइड करना चाहिए, जिससे हम काफ़ी इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं लोगों में फैलाने से। ठीक है, साथ ही में हमने हमेशा हाथ धो, ऐसा नहीं है कि हमने हर थोड़ी देर में हाथ धोना है, बट अभी तक हम ये जानते आ रहे हैं कि हम स्वच्छ के बाद, खाना खाने से पहले या छोटे बच्चों को हैंडल करने के पहले हम अब तक हैंड वॉश करते आ रहे हैं। बट अभी ये ध्यान रखना है अपने प्रोटोकॉल में, एक तो सैनिटाइज करना है या हैंड वॉश करना है जब जब आपको लगे कि आपने बहुत सारे सरफेस एरिया को टच कर लिया है। ठीक है, साथ में हमने जैसे मैंने अभी बताया कफिंग एंड स्नीजिंग एटिकेट्स फॉलो करना है। हमने बार बार अपने चेहरे को, मुंह को हाथ लगाना अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ जो होते हैं, हाथ के तलवे होते हैं, सरफेस होते हैं, वो कई जगह को एट अ टाइम टच करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कितने सारे जीवाणु विषाणु हमारे हाथों में लग चुके हैं। और बार बार हम जब आँखों को टच करते हैं, मुंह को टच करते हैं, नाक को टच करते हैं, तब हम इजीली उनको इनवाइट करते हैं कि आप आओ, हमारे अंदर आओ, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करो। तो ये अवॉइड करने के लिए हमने बार बार अपने चेहरे को, आँखों को, नाक को, हाथ, मुंह को टच नहीं करना है। एक तरीके से जो भी सोशल गैदरिंग्स होते हैं, अभी तो काफ़ी गैदरिंग्स कैंसिल हो रहे हैं, बट स्टिल अगर शुरू भी होते हैं तो हमने वो एक थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्राउडेड जगह पे नहीं जाना है। बहुत सारी रश वाली जगह रहती है, वहाँ पे नहीं जाना है, और गए भी तो एक तरीके से हमें डिस्टेंस मेंटेन रखना है। ठीक है, साथ में बहुत ज़्यादा हम जो सरफेस को टच करते हैं वो भी हमने टच करना है। ठीक है, जो एक तरीके की टेक्निक होती है कि किस तरीके से हाथ धोया जाए। हम हमेशा बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट हर एक चीज़ का एक तरीके के एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीके की एक प्रोसीजर होती है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है आप में, इसमें वो स्टेप्स बताइए कि किस तरीके एक नंबर से लेके
पूरा 9 नंबर तक किस तरीके से हैंड वॉश करना चाहिए। इस टेक्निक से यूज करने से ये होता है कि हमारे हाथों के सारा सरफेस एरिया कवर हो जाता है पीछे से लेके, वरना हम सिर्फ हमारे तलवे धो के छोड़ देते हैं। बट इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि हमारे हाथों का हर एक सरफेस एरिया इसमें कवर हो रहा है। तो इसे अगर हम फॉलो करते हैं तो ये आइडियल हैंड वॉश कहा जाएगा। हमने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहना चाहिए, और जो भी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, डॉक्टर को पूछ कर लेनी चाहिए। और हमेशा जो भी है, छोटी से छोटी भी सिम्टम्स आपको अगर नज़र आते हैं तो एक बार आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और पूछना चाहिए कि मेरे सिम्टम्स कैसे हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, तो मैंने क्या करना चाहिए, उनकी सलाह से ही आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कतई ही पैनिक नहीं होना चाहिए। जो भी सिचुएशन है इसको देखते हुए इससे बाहर कैसा निकला जाए, इसके लिए हमने हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। इसीलिए डोंट पैनिक। साथ ही में हम देखते हैं कि हम मास्क के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बट ये मास्क कैसे पहनना चाहिए ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि कई लोग मास्क तो पहनते हैं बट हमेशा नाक खुली रह जाती है। कोई कोई, मैंने कल ही मेरे एक व्हाट्सएप पे देखा, मेरी एक सहेली की मम्मी थी, वो खाना खाते टाइम मास्क ऐसे हेयर बेल्ट की तरह सिर पे टंगा के थे। बट जहाँ तक है, मास्क को इस तरीके से हैंडल ना करें, क्योंकि वो आपके नाक और मुंह को अगर प्रिवेंट कर रहा है तो बखूबी जो बाहर से आने वाले विषाणु है, जीवाणु है, वो मास्क के ऊपरी तैर पे, सरफेस पे चिपके हो सकते हैं। इसलिए उसको निकालने का और पहनने का भी एक टेक्निक होता है। जहाँ तक है अपने ये 2 उंगलियों का, इसका आइडियल टेक्निक जो है वो काफ़ी अलग है। बट अगर आपसे वो नहीं होता है तो एक आप बात ध्यान में रख सकते हैं, अपने 2 उंगलियों का आप उपयोग करके मास्क के 2 इसमें डाल के ऐसे पहन सकते हैं, और जब निकालना है तभी इसी 2 उंगलियों से निकाल के एक पेपर में रैप करके आप रखिए, और जब भी रीयूज करना है उसको तो सेम वो 2 उंगलियों में डाल के आप उसको पहनिए। बार बार जो बीच वाला सरफेस होता है उसको टच ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो एक शील्ड की तरह काम करता है। अगर कोई शील्ड है तो वो उस पर बहुत सारे विषाणु जीवाणु चिपके रह सकते हैं। इसलिए आप इस बात की भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। जो कि हम देख रहे हैं कि हाँ, मार्केट में कई तरीके के मास्क अवेलेबल है। कोई कॉटन मास्क है, कोई वो छोटा ब्लू कलर का जिसको हम सर्जिकल मास्क बोलते हैं, कोई N95 तो आजकल बहुत फेमस है। तो ये जो अलग अलग तरीके के मास्क रहते हैं उसका अलग अलग अपना एक काम रहता है, और अपना अलग अलग काम में भी उनकी जो फिल्टर कैपेसिटी रहती है, मीन्स फिल्टर कैपेसिटी मीन्स बोल सकते हैं कि कितना प्रतिशत इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो ये इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि N95 जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिवेंट करता है, वो 80% तक आपको बचाएगा। जो भी विषाणु या जीवाणु है वो आपके तक, रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचाने में। उसके बाद आता है सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क करीबन 65% तक आपको प्रोटेक्ट करेगा, या फिर बोल सकते हैं उसका डिफरेंट कंपनी का थोड़ा 1-2% इधर उधर हो सकता है, बट यूजुअली अगर देखा जाए तो उसका प्रिवेंशन रेट जो है वो 60% है। और उसके बाद कॉटन, कॉटन जो है वो करीबन 50% तक आपको प्रिवेंट कर सकता है। बट जो कि हम देख रहे हैं सेकेंड वेव काफ़ी तेज़ी से आई है और इसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अभी ऐसा ही इस तरीके से इन्फेक्शन बढ़ रहा है कि घर में अगर एक इंसान है तो वो 2-3 लोगों को इन्फेक्ट करके छोड़ता है। तो इसीलिए अभी डबल मास्किंग वाला जो सिस्टम है वो अभी सरकार ने उसके प्रोटोकॉल्स बनाए कि किस तरीके से डबल मास्किंग करना चाहिए। तो डबल मास्किंग जो है होता है वो एक साथ 2 मास्क पहनते हैं, जिसमें एक तो सर्जिकल मास्क के ऊपर कॉटन मास्क पहन सकते हैं, या फिर कॉटन मास्क के ऊपर सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं। इस तरीके से इसको हम डबल मास्किंग की प्रक्रिया बोलते हैं। ये 2-2 मास्क क्यों पहनना है? क्योंकि एक मास्क का पोटेंशियल प्लस 2 मास्क का पोटेंशियल, इस तरीके से उसका प्रिवेंटिव रेट ज़्यादा होगा। अगर हम एक ही मास्क पहनते हैं तो हम सिंगल, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो अगर हम एक तलवार से लड़ रहे हैं तो हम एट अ टाइम अगर कुछ ये कर रहे हैं तो एक सामने वाले दुश्मन को लड़ेंगे।
अगर हम 2 तलवार से लड़ रहे हैं तो हम जब युद्ध होता है तो हम एट अ टाइम बहुत लोगों को मात दे के आगे जा सकते हैं। तो इस तरीके के ये डबल मास्किंग वाला प्रक्रिया होगा। और इसमें कभी भी दो सर्च जो ब्लू नीला कलर का मास्क रहता है, जो जिसे हम ट्रिपल लेयर मास्क बोलते हैं या फिर सर्जिकल मास्क बोलते हैं, वो दो एक साथ कभी ना पहने। दो कपड़ों के मास्क एक साथ कभी ना पहने, और कोई भी N95 मास्क के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन करके दूसरा मास्क ना पहने। ये एक थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो इसे जब आप ध्यान में रखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन रेट आपका उतना ही बढ़ रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम ये जो ब्रेक चेन वाला कंसेप्ट है तो वो क्या है। जब हम देखते हैं कि एक इंसान जब इन्फेक्ट होता है तो वो एट अ टाइम 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट करता है। अगर ये हम अवॉइड करें तो हम देखते हैं कि एक इंसान अगर इन्फेक्ट है तो उसके साथ ही अगर एक इंसान को हम बचा पाए तो हम आगे की जो बढ़ने वाली चेन है करीबन हम 6 लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना और हैंड सैनिटाइज करना, वॉश करना उतना ही ज़रूरी है। अगर हम नीचे का इस एक व्यक्ति को बचा लेते हैं तो इसके साथ ही हम आगे के 6 व्यक्ति जो इन्फेक्ट होने वाले हैं उनको हम बचा सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेक द चेन। अगर जो चेन कंटिन्यू हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति ने अगर ये प्रण कर लिया कि नहीं, मैं इस प्रोटोकॉल का या इस कंसेप्ट को फॉलो करूँगा, मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखूँगा, मैं मास्क पहनूँगा, मैं एक तरीके से जो है हैंड सैनिटाइज करूँगा, हैंड वॉश करूँगा, तो हम आगे के 6 लोगों को इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। अभी बारी आती है वैक्सीनेशन की। हम देख रहे हैं कि मार्केट में कई कंपनीज है जिन्होंने अपना अपना वैक्सीन लॉन्च किया है, और अभी हम कोविशील्ड से लेके कोवैक्स के जैसे नाम हम सुनते आ रहे हैं, और जो अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी शुरू किए गए हैं वैक्सीन देना, जो कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 250 रुपीज़ दे के वो वैक्सीन लेना पड़ता है, जो एक गवर्नमेंटल फीस बोला जाता है उसको। तो ये वैक्सीन लेना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं ये जो कोरोना वायरस है वो एक तरीके क्लिनिकल टर्म अगर बताया जाए तो वो एक आरएनए बेस्ड वायरस है, और जो जिसे एक तरीके का खतरनाक वायरस बोला जाता है अगर लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए तो इस वैक्सीन से ये होता है कि हम इसे जो डुप्लीकेशन ऑफ वायरस है या फिर इसकी जो दूसरी प्रक्रिया है, इसकी मदद से हम इसे होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा, बट सिवियरिटी उसकी कम हो सकती है, इसकी ये गारंटी देता है। तो इसका जो गारंटी है वो 60% है। अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आप 60% ऑलरेडी प्रिवेंट हो चुके हैं इस कोरोना होने से। अगर आप आगे के 40% में आते हैं और आपको अगर कोरोना वायरस होता भी है वैक्सीनेशन के बाद, तो उसकी सिवियरिटी भी उतनी कम रह सकती है। तो ये है अपना अभी तक चलने वाला वैक्सीनेशन इफेक्ट। अभी मैं आप में से किसी एक को सुनना चाहूँगी जिनको कोरोना हो चुका है और उन्होंने किस तरीके से इस पे मात की, और उनको बोल सकते कि किस तरीके से फिजिकल इम्पैक्ट हुआ है उन पे, मेंटल किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है, या फिर उनके पास अगर बाकी कुछ भी शेयरिंग के लिए हो तो अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं, जो भी जिनको भी कोरोना हो चुका है इससे पहले, प्लीज़। चेतन प्लीज कोऑर्डिनेट। यस फ्रेंड्स, आप लोगों में से अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कभी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि इन दौरान आप लोगों को कैसा लगा, ताकि हम ऐसा केस वर्क का प्रेजेंट करना चाहते हैं जो लोगों के लिए एक एग्जांपल हो। या प्लीज।
आप में से कोई भी एक नहीं है जिनको कोरोना हो चुका है? या हेलो हेलो हाँ जी, हेलो। हेलो। जतिन जतिन बोलिए। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय सबको। जय भीम नमो बुद्धाय सबको। मेरी आवाज आ रही है? जय हिंद जतिन। आज जतिन बोलिए। एक्चुअली कोरोना मुझे अभी हुआ है, रिकवर नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं आइसोलेशन में हूँ अभी। पिछले 6 दिनों से आइसोलेशन में हूँ मैं अभी, कोरोना में। लास्ट ट्यूसडे मुझे डिटेक्ट हुआ था। कैसा फील कर रहे हैं आप? वीकनेस है मुझे अभी। आई वाज हैविंग लूज मोशन एंड वीकनेस, जो मुझे 4-5 दिन के लिए थी। फिर मैंने आरटीपीसीआर करवा, जिसमें मुझे कोविड डिटेक्ट हुआ। बट इसकी जो वीकनेस है वो काफी एक्सट्रीम होती है। वो मेरा एक्सपीरियंस था। अभी मेंटल लेवल पे कैसा लग रहा है आपको? मैं तो मतलब इतना टेंशन नहीं ले रहा, बट काफी लोगों को मैंने देखा है जो साइकोलॉजिकली काफी दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कि अभी क्या होगा, ये होगा। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर्स भी ब्लड रिपोर्ट करने के लिए प्रेशर करते हैं, एचआरसीटी के लिए प्रेशर करते हैं। और मेडिसिन भी इतनी सारी होती है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। मतलब हर टाइप की मेडिसिन दे रहे हैं। मतलब हर टाइप की मेडिसिन, आई थिंक 8 से 9 गोली एक साथ लेनी पड़ती है। ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। लेकिन फिर भी मैं अच्छा रिकवर हो रहा हूँ अभी। आई थिंक आई हैव गेन 50% रिकवरी एज ऑफ नाउ, जहाँ तक मुझे लगता है। थैंक यू जतिन। ओके ओके। एनीबॉडी एल्स? Yes, I would like to share which I have faced during my COVID. Hello, am I audible? मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस। हाँ। यस सुयोग। यस। तो मेरा नाम सुयोग ताकसंडे है और मैं रिसेंटली कोविड पॉजिटिव हुआ था। तो इट वाज गुड कि मैं ये अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हुआ मुझे। हल्के से सिम्टम्स जो जो बहुत ही नॉर्मल सिम्टम्स लगते हैं हमें डे टू डे लाइफ में। तो इस टाइम पे हमने मतलब इमीडिएट एक्शन लिया और डॉक्टर्स के पास जाके सिम्टम्स बताया कि थोड़ा बहुत ऐसा गले में खराश हो रही है या सर्दी टाइप लग रहा है, लेकिन सर्दी निकल नहीं रही है। इस टाइप के बहुत ही कॉमन ये सिम्टम्स होते हैं। और हम लोग मतलब यहाँ हम गलती कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हमें लगता है छोटी मोटी बीमारी है, छोटा मोटा सिम्टम है तो ये ठीक हो जाएगा। यहाँ हमने अगर इग्नोर किया तो ये अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट नहीं हो सकता। दिस इज वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें सबने ध्यान में रखना चाहिए। और इस समय क्या होता है, अगर हम तुरंत ही जाके डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो इस वक्त पर और आज की डेट में ये काफी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो डॉक्टर हमें उस हिसाब से उस सिम्टम के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करता है। साथ में हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने भी कहते हैं। वो कुछ एक चीजें फॉलो करने लगाते हैं, जैसे मुझे फॉलो करने लगाया था कि डेली स्टीम लिया जाए, गर्म पानी में 2-4 लौंग डाल के उसे डेली सुबह या शाम को स्टीम लिया जाए। यदि हम कहीं बाहर जाते हैं कुछ काम से, तो बाहर से आने के बाद पहले हमारे जो कपड़े हैं वो हम सीधे धोने डालना चाहिए और उसके तुरंत बाद नहा लो और स्टीम लो, या तो पहले स्टीम लो बाद में नहा लो। बाहर से आने के बाद स्टीम लेना काफी इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे मेरे डॉक्टर ने जिन्होंने मुझे ट्रीट किया था उन्होंने हमें सजेस्ट किया था। तो डेली बेसिस पे ये सब फॉलो करने से काफी मतलब हेल्प होती है सारी चीजों में। इवन जो ये छोटे मोटे सिम्टम्स आते हैं हमें, सर्दी होना, गले में खराश होना, ये सारी चीजों से भी रिलीफ मिलता है। और इस ड्यूरेशन में मेजरली मैंने फेस किया था कि हम अभी आइसोलेटेड रहते हैं, सेपरेट रूम में रहते हैं,
तो इस समय क्या होता है, हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ रहता नहीं, हम हमारा मोबाइल देखना चालू करते हैं। तो सबसे इसमें मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सोशल मीडिया बहुत बैड रोल प्ले कर रहा है, गुड रोल भी प्ले करता है। बट आज की डेट में हम कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, तो जहाँ देखो वहाँ यही कोविड के जो जो सारे लॉसेस हुए, आई फील सॉरी फॉर दोस सोल्स। बट हमें ये ऐसे सैड न्यूज पढ़ने मिलती है जहाँ वहाँ, तो ये भी काफी मतलब हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ये चीज भी हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग पे इफेक्ट करती है। तो इस समय मैंने क्या किया था, मैंने सोशल मीडिया से उतना कांटेक्ट नहीं रखा था, और इस टाइम पे मैं यूट्यूब पे जो चीजें मुझे पसंद है, जैसे मुझे खाना बनाने के वीडियोस देखने पसंद है, तो मैंने मेरा आइसोलेशन टाइम पे मैंने ये चीज फॉलो की थी। मैंने सोशल मीडिया अवॉइड किया था, जो सैड न्यूज़ेस है वो सारे वीडियोस देखने अवॉइड किए थे, और इस टाइम पे मतलब हैप्पी रहने का ये एक मुझे एक सॉल्यूशन मिला था। तो ये फॉलो करके भी काफी अच्छी रिकवरी होती है, ये पॉजिटिवली मैंने एक्सपीरियंस किया है। और विद इन 8 to 9 days मैं फुल्ली रिकवर हो चुका था मेरे टाइम पे। थैंक यू। अगर ये मुझे थैंक यू सर। Hello, यस यस hello. Am I audible? Yes, who is there? Hello. हाँ जी, Yes, this side is Vishwas. yeah, Uh, yes, Vishwas. एक्चुअली मैंने भी मतलब अफेक्टेड हुआ था कोविड से, और आई थिंक हूँ, और मैं ऑलरेडी डोज ले चुका हूँ। एज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर। मैं भुवनेश्वर एम्स का स्टूडेंट हूँ, और मेरे को भी कोविड हुआ था, मतलब अभी हुआ है। तो मैं अभी मेजर प्रॉब्लम तो मेरे केस में यही हो रहा है कि मैं स्मेल भी नहीं, मतलब मेरा स्मेल सेंस काम नहीं कर रहा। तो ओल्फैक्टिव रीजन में बाउंड हुआ है, तो मेरे को एक ही स्मेल बार बार आता है, और मेरे बलगम निकल रहा है, और मतलब कोई कोई चीज़ का इतना ज़्यादा टेस्ट भी मेरे को डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो मेरे को तो पहले हेडेक हुआ था। हेडेक होने के बाद जैसे कि मैंने इतना डाउट नहीं किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वैक्सीन लगा चुका था, और मैं ओनली 21 का ही हूँ। और मैंने वैक्सीन ऑलरेडी लगा के भी मेरे को दोबारा से ये सिम्टम्स आया, हाथ पैर में दर्द होने लगा, और मतलब खांसी होने लगा, बलगम भी निकलने लगे, और वॉमिटिंग का फील आता है, रात में नींद नहीं आती है। तो इसके बाद हमने जब भी तबीयत खराब होता था तब तो पैरासीटामोल ले लेते थे, 3-4 घंटे का आराम मिलता था, फिर दोबारा ये होता था। तो हमने फिर डॉक्टर को अच्छे से कंसल्ट किया, और जितना विटामिन वगैरह थे उसे थोड़ा सा खाया, और इसमें थोड़ा सा आराम मिला। और इसमें तो मेरे हिसाब से तो यार मतलब जैसे कि मेरे जो पिछले थे कलीग वो बोल रहे थे कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सोशल मीडिया को थोड़ा सा ये इंक्लूड करना चाहिए। बस यही करना है, और जैसे पेपर वगैरह लेना है, काढ़ा वगैरह लेना है। आई डोंट नो कि वो काढ़ा वगैरह वो इतना इफेक्टिव होता है कि नहीं होता है, बट ये लेना रहता है। और इसके बाद मेरे को थोड़ा सा मैंने रिकवरी हुआ, अभी 100% मैंने रिकवर नहीं हुआ। Okay, yeah, विश्वास, yes, विश्वास, थैंक यू वेरी मच आपका। तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। वी हैव वेरी लेस टाइम, एंड देन हमें बहुत कुछ आगे और इश्यूज के ऊपर डिस्कस करना है, कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स के ऊपर आपको कम्युनिकेट करना है हमें। सो आप अभी हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, डॉक्टर तक्षशिला आगे उसे वर्कआउट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंस अपने हमारे तक पहुंचाएं। आगे चल के हम इस पे भी बात करेंगे। हम देखते हैं कि एक बार अगर कोरोना हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे रूटीन लाइफ पे कितना ज़्यादा होता है। हम एक तरीके से, जैसे अभी हमारे बहनों और भाइयों ने बताया है कि हम
सोशली टोटली डिटैच हो जाते हैं अपने कम्युनिटी से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से। और हम तो अभी देख रहे हैं कि ये भी सिनेरियो आ रहा है कि हमारे घर में अगर कुछ ऐसी घटना घट रही है कि जहां हमें एक एज अ फैमिली बैकअप उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, उस वक्त भी हम उनके साथ खड़े नहीं रह पाए और नहीं रह पा रहे। तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा सब पे सोशल इम्पैक्ट हो रहा है कि वो खुद को डिटैच, आइसोलेट फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं काफ़ी अकेला हूँ, और जिनको अगर आइसोलेशन में डाला गया है या फिर क्वारंटाइन किया गया है, वो तो अपने से भी ज़्यादा डिटैच फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही हूँ। हम पहले देखते थे कि छोटी मोटी अगर बीमारी होती है और किसी को अगर हॉस्पिटलाइज किया जाता है, या फिर अगर किसी का ऑपरेशन है, उनको अगर हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो हम देखते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई एक अटेंडेंट होता है। अगर कोई हस्बैंड एडमिट है तो वाइफ रहेगी, भाई रहेंगे, पापा रहेंगे। अगर कोई फीमेल एडमिट है तो कोई ना कोई बहन रहेगी, माँ रहेगी। तो एक सपोर्ट रहता था जिसमें हम बातचीत करते थे, अपने प्रॉब्लम शेयर करते थे। अगर उनको कुछ हॉस्पिटल दौरान कुछ दिक्कत आ रहे है तो उसको भी वो शेयर करते थे। बट अभी देख रहे हैं कि कोई कोरोना के दरमियान अगर एडमिट भी हो रहा है पेशेंट, तो उसको अकेले को ही जाना पड़ रहा है। अगर आइसोलेट भी हो रहा है तो वो अकेलों को ही रहना पड़ रहा है। अगर क्वारंटीन भी होते हैं तो वो भी उनको अकेले को ही करना पड़ रहा है। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि अकेलेपन की भावना हम लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, और इसका बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते आ रहा है। अगर हम देखें तो इस वे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और बूढ़े भी इन्फेक्ट हुए हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों को भी, हम अगर अभी RT-PCR करते हैं, किसी बच्चे को बुखार आता है, खांसी आती है, तो और उनका अगर हमने टेस्ट किया तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो हम देखते हैं कि इनको हम किस तरीके से हम प्रिवेंट करें। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलने भी जाते हैं तो उनको मास्क लगाकर भेजिए। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाते हैं तो बाहर से आने के बाद हाथ वॉश करने के लिए बोलिए, सैनिटाइज करने के लिए बोलिए। उनको भी कफिंग एटिकेट सिखाइए। अगर बच्चों का बुखार बार बार आ रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है पैरासिटामोल देने के बावजूद, अगर एक जो भी डॉक्टर्स का किट घर में रहता है उसके बावजूद, तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह ले और अपने बच्चे को एक तुरंत जो भी मेडिसिनल उनको ज़रूरत है उसके लिए उन्हें डॉक्टर के पास रेफ़र करें। साथ ही में अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो आपने उनको भी सेम एटिकेट्स फॉलो करने के लिए बोलना है। उनको भी बताना है कि उनसे हमने भी उतनी ही दूरी बना के रखना है, और उनको भी बोलना है कि आपने इवन फैमिली मेम्बर्स है तो भी एक तरीके का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने उनसे बात नहीं करना है, उनके रूम में नहीं जाना है, ये नहीं है। बट जो एक मेंटेन करने वाला डिस्टेंस होता है, जो 2 गज दूरी बोलते हैं या फिर 6 फीट बोलते हैं, उतना डिस्टेंस हम मेंटेन रख के भी उनके साथ बात कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं। तो और उनको उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रोवोक करना है कि वो घर में ही रहे, बाहर कहीं भी ना जाए। जो कि अभी देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये अभी हमारे टाइम की मांग है कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवोक करें कि वो घर में ही रहे। हैंड वॉश करने के लिए बोलना है उनको, और उनका जो बाकी है कपड़े, चादर, ब्लैंकेट, बाकी चीज़ें, उसको भी डिसइंफेक्ट बार बार करके देना है। ठीक है। साथ में ही उनको अगर कुछ भी ग्रॉसरी चाहिए, कुछ सब्जी चाहिए, कुछ किराना चाहिए, तो उनको बाहर जाने के लिए मना करना है। जहाँ तक है, अगर कोई बोल सकते हैं कि कोई हस्बैंड वाइफ है जो ओल्ड एज है और वो दोनों अकेले ही रहते हैं, तो हम जो भी यंगस्टर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके घर में जो भी चीज़ें चाहिए वो जाके उनको अवेलेबल करके देना, उनके घर तक पहुंचा के देना। तभी जाके हम हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी हम रक्षा कर पाएंगे। इस तरीके से उन्होंने डिसइंफेक्ट करना, वॉश करना, हैंड वॉश करना, पब्लिक एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना, इस तरीके से प्रिकॉशन उन्होंने लेना है। अगर सारे एज ग्रुप के बारे में अगर बताया जाए तो एक तरीके से उन्होंने अगर अपने रूटीन में बदलाव आया है, जो कि अभी मांग है, ये अपने समय की मांग है कि हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपना जो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल लाइफ जो बन चुका था इसको कन्वर्ट करके इको फ्रेंडली लाइफ बनाने का अभी
मांग है, ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। जो भी हमारे घर में बुजुर्ग हो तो उनको किस तरीके से एंगेज रखा जाए। अभी वो पर्सनली तो नहीं मिल सकते, तो उनको जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है या फिर ज़ूम प्लेटफॉर्म है, उसके वर्चुअल जो भी प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू इनका एक ग्रुप बनाया जाए, क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें उनके जो एज वाले सारे बुजुर्ग हैं वो इकट्ठा आके कुछ अपनी एक दूसरे की हालचाल पूछ ले, बातें कर ले, कुछ उनका एंटरटेनिंग जो भी एक चीज़ हो सकती है वो करें। ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में हम उनको एंगेज रख सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए हम टीवी बता सकते हैं, उनको मॉर्निंग वॉक करने के लिए रोज़ाना बता सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि एक तरीके से मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें। इस तरीके से थोड़ा उनके लाइफ में अगर वो बदलाव लाते हैं तो अभी जो सिनेरियो चेंज हुआ है उसमें वो बहुत जल्द ही एडजस्ट हो पाएंगे। साथ ही में हम देखते हैं कि कुछ एडल्ट्स है जो वर्किंग भी होते हैं, घर में भी रहना पड़ता है, तो उनके लिए भी एक गुजारिश है कि उन्होंने भी अपनी जो रूटीन है, जो अपना दिन की शुरुआत है, वो एक्सरसाइज, ध्यान, एक प्रॉपर डाइट से शुरू करें। और जैसे अभी मेरे एक भाई ने बताया है कि घर से बाहर निकलते ही थोड़ा इस चीज़ों का ध्यान रखें कि मास्क प्रॉपर अपने मुंह और नाक को ढका हो, एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने मेंटेन रखना है, हैंड सैनिटाइज करना है, हैंड वॉश करना है, और घर वर्क प्लेस से अगर वो घर में भी आते हैं तो उन्होंने अपने एक सबसे डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए एक स्नान लेना है, अपने सारे कपड़े रोज़ाना उन्होंने धोने हैं, और हर एक दिन के जो भी बाहर से आए हुए कपड़े हैं एक तो उसको धूप में सुखाए या फिर रोज़ाना धो के फिर से रीयूज़ करें। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी प्रिवेंटिव मेजर्स है वो उन्होंने फॉलो करनी है। साथ ही में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे एडल्ट्स होते हैं कि जो घर में रहते हैं और घर में बाकी लोगों की केयर करते हैं, तो उन लोगों ने भी ध्यान रखना है कि अपना एक थोड़ा सा समय निकाल के वो खुद के लिए कैसे दे, खुद का एंटरटेनमेंट कैसे करे, खुद के लिए वो किस तरीके से अपना नॉलेज अपडेट करने के लिए बुक्स पढ़े। कुछ इंटरनेट पे नई नई चीज़ें रहती है जो जिसमें पढ़ने के वीडियोस रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहते हैं या कुछ एंटरटेनिंग वाले वीडियोस रहते हैं। तो किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हम उसका यूज़ करें वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं सोशल मीडिया हमें दो तरीके से यूज़ करने में मदद करती है। एक तो जो हमें और डिप्रेस कर सकता है और दूसरा जो हमें डिप्रेस मोड से और ज़्यादा उभार सकता है। तो हमने भी इसी चीज़ का अवलंब करना है कि जो हमें इस समय में करेज दे, तो उस तरीके से उनको भी प्रोवोक करना है। ऐसा ही कहना है कि घर में सब लोग बहुत खुश रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, खुद को एंटरटेन करते रहे, कुछ कहीं ना कहीं एंगेज करें, कुछ क्रिएटिव चीज़ों में एंगेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के पीछे ध्यान दें, समय पे मेडिटेशन करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। इस तरीके से जो भी चीज़ें कुछ नई, जैसे एक भाई ने बताया कि उसको खाने वाले वीडियोस देखना बहुत पसंद है, तो वो भी एक्सपीरियंस जिसको जो पसंद है वो उन्होंने करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी लाइफ है और हमें इसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है इसका डिसीजन भी आपने लेना चाहिए। और इस तरीके से अपना ही नहीं तो घर के सभी लोगों को आपको केयर करना है, उनको एक तरीके की मैत्री देनी है। अभी हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हम सब लोग मिलके इसको आगे कैसे ले जा सकते हैं, क्या होता है इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, किस तरीके से हमने हमारी वरीज डोनेट करनी चाहिए और किसके पास करनी चाहिए। तो अभी हम आगे चेतन को सुनेंगे और चेतन हमें आगे गाइड करेंगे कि इन सारी चीज़ों का हमने हमारे लाइफ में किस तरीके से अमल लाना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर तक्षशिला। फ्रेंड्स, मैं समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों से बहुत ही शॉर्ट में अपने कुछ मुद्दों को रखना चाहूँगा। जैसा कि डॉक्टर तक्षशिला ने और अपने कुछ साथियों ने अपना फीडबैक दिया और इस मोड को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर बात बताया। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सबसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जो सर्वे किया है उसमें उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो वर्ल्ड में 93%
ऐसे लोगों का पॉपुलेशन है जो इस कोविड पैंडेमिक की वजह से मेंटल हेल्थ के इश्यूज को लेकर जूझ रहे हैं। और मेजर जो सेक्टर है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वर्ल्ड की, वो 93% में के इसमें वो लोग मेजरली ये मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर सफरिंग में है। उसका मेजर रीजंस जब हम लोग देख रहे हैं तो उसके बहुत सारे रीजंस है कोविड के पैंडेमिक के बाद। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, और जो न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने की बात हम लोग कर रहे हैं कि जो कोविड में सारा कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा है हमें, तो ऐसे सिचुएशन में सारे जो हमारे जो डिजायर्स और ड्रीम्स थे वो सारे ड्रीम्स हमें नेस्तनाबूद होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने ऐसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हुए भी जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है उस एनवायरनमेंट को हम पॉजिटिवली उसको कैसा ग्रो करें, और हम लोग लोगों को कैसा ग्रो करने के लिए प्रोवोक करें, इसका बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने हमें दिख रहा है। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को डॉक्टर तक्षशिला इन्होंने काफी अच्छी तरीके से सामने रखा। मैं कुछ मेजर आउटकम्स के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। पिछले साल के मार्च महीने से ये पैंडेमिक शुरू हुआ और कुछ समय के बाद में ये बंद हुआ, और अभी जो है उसका सेकेंड फेज हम लोग देख रहे हैं। और ऐसा प्रेडिक्शन है कि अगस्त या सितंबर महीने के बाद में इसका थर्ड वेव आ सकता है। तो मैं ये जानकारी आपको इसलिए देना चाहता हूँ, और वो थर्ड वेव इससे भी ज्यादा खतरनाक रह सकता है। ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने किस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए, और हम लोगों ने किस तरीके की इश्यूज को लेकर हम लोगों ने डील करने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत सारे स्ट्रेस में जा रहे हैं, और स्ट्रेस में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग बहुत सारे एंगर, सैडनेस और सुसाइडल थॉट में हम लोग जा रहे हैं। जिस तरीके से हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का हेल्पिंग हैंड हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह के गवर्नमेंट के सेटअप का हमको सपोर्ट सिस्टम देख रहे हैं, वो काफी नकारात्मक दिख रहा है, नेगेटिविटी दिख रही है, और इस वजह से हमें बहुत सारे स्ट्रेस में हम लोग दिख रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीजों को हम लोगों ने काम करना चाहिए, लेकिन हम बहुत ही बेसिक चीजों के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे ये दिखती है कि जो अभी हाल ही में हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया है कि जो हॉस्पिटल जा रहा है तो उसके वापस आने के चांसेस बहुत कम है। इस तरीके का मैसेज मार्केट में दिख रहा है, सोसाइटी में परकोलेट हो रहा है, और कम्युनिटी उससे बहुत ज्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है। मुझे लगता है कि आज के तारीख में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के द्वारा जो प्रोग्रामिंग्स हम लोगों के लिए ऑनलाइन के द्वारा दी जा रही है, उस प्रोग्रामिंग में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का मनोबल कैसा बढ़ाएगा। उस मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बहुत नए नए आयाम को हम लोगों ने लोगों के सामने लाया है, और खासकर कोविड के आने के बाद बहुत सारा 93% पॉपुलेशन जिस तरह से WHO कह रहा है, उस तरीके से ये दिख रहा है कि लोगों के पास में निराशा बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गई है। और इस निराशा को दूर करने के लिए हम लोगों ने कौन कौन से आयाम को ये करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए कि आप लोगों ने आपकी जो वरीज है वो वरीज को आप लोग अपने तक सीमित ना रखें। इस वरीज को आप लोग लोगों को डोनेट कीजिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए। शेयरिंग से बहुत सारी चीजें हम लोग दूर कर सकते हैं। ये साइकोलॉजिकली और काफी अमेरिका और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में इसके ऊपर काफी काम किया गया है, और इसे बहुत ही कारगर सिद्ध पाया गया है। और ये बातें त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कई दिनों से, कई सालों से हम लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन कोविड पैंडेमिक में हम लोग ही इस तरीके से नेगेटिव वातावरण के चंगुल में फंस गए हैं कि हम लोग ही जो है उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस तरीके के सेशंस लेकर आप लोगों को ये प्रोवोक किया जा रहा है कि जो डोनेट योर वरीज जो हम लोगों ने बोल रहे हैं, वो डोनेट योर वरीज का बताने का तात्पर्य यही है साथियों कि आप मैक्स टू मैक्स आप लोग इस कोविड पैंडेमिक में अपने आप को कमजोर मत रखिए। आप लोग अपने वरीज को लोगों के साथ में शेयर कीजिए, फर्स्ट। सेकंड, आप जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जिनके साथ में आप बहुत ही अच्छा लाइक माइंडेड है, उन लोगों के साथ में आप लोग शेयरिंग कीजिए। थर्ड और इंपॉर्टेंट थिंग, आपके जितने भी
रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और स्पिरिचुअल लीडर्स हैं और जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग्स आपकी होती है उन लोगों के साथ में आपका शेयरिंग करना शुरू कीजिएगा। ये शेयरिंग करने के बाद हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत सारा जो स्ट्रेस है हम वो रिलीफ होते हुए देखते हैं। बहुत एक छोटा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। आज की तारीख में अगर आप बहुत सारे लोगों को अगर ये पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो लोगों का एक सीधा और सरल उत्तर ये होता है कि मैं अच्छा हूं, हाँ ठीक हूं। लेकिन वो अपने वरीज को शेयर नहीं करता है कि मैं एंगर में हूं, मैं बहुत नाराज हूं, मैं बहुत डरा हुआ हूं, मैं बहुत फियरफुल सिचुएशन में हूं। और इस तरीके के सिचुएशंस में जब मैं बात करता हूं, इस तरह की सिचुएशंस को मैं लोगों के साथ जब शेयर करता हूं, और खासकर हमारे स्पिरिचुअल और खासकर हमारे मित्रों के साथ में, पीयर ग्रुप के साथ में, कोवर्कर के साथ में, जब इस तरीके के वातावरण को हम शेयर करते हैं तो बहुत सारा हमारा जो स्ट्रेस होता है वो हम कम होता हुआ पाते हैं। साथ ही साथ जब आप शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग के मार्फत द्वारा जो है हम बहुत सारी चीजों को लोगों के साथ में जब शेयर करते हैं तो उसका उत्तर जो है हमारे दोस्तों के द्वारा, हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स के द्वारा, हमारे को फ्रेंड्स के द्वारा, हमारे धार्मिक फ्रेंड के द्वारा हमें मिलता है। और इसके बावजूद भी अगर ये सारा वरीड्स, अगर आप लोगों को ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा होते हुए दिखता है तो उसके बाद में आप लोग जो है वो मेडिकल डॉक्टर्स और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा भी आप वो सारी चीजों को लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। वो क्लिनिकल एक्सपर्ट्स का मदद ले सकते हैं और उससे बाहर आने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैडम ने ये कहा है कि जब एक एक्सट्रीम चीज हो जाती है, जब एक चीज के बाद में, एक लेवल के बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं हम लोग इसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके बाद में आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत अगर पड़ती है तो आप लोगों ने जरूर उस चीज के लिए जाना चाहिए। आपका ऑक्सीमीटर उपयोग करने का हैबिट आप लोगों ने डालना चाहिए और ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन लेवल हमने दिन में कम से कम 2 बार तो भी चेक करते रहना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखना चाहिए कि हमें कोई चीज से ज्यादा अगर फटीगनेस अगर दिख रहा है तो उस चीज के ऊपर भी हम लोगों ने कैसा काम करना चाहिए, उसके लिए हमने क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कौन से बेसिक मेडिसिन हमने घर पे रखनी चाहिए, इस चीज के ऊपर हम लोगों ने काम करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, ये पैंडेमिक में हमारे इकोनॉमिकल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ये सारे सिचुएशंस में हम लोग का त्राही होते हुए हम लोगों ने देखा है। ऐसे सिचुएशन में हमको सपोर्ट हैंड नहीं होता है। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो वरीज के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन होता है लेकिन उसके सोल्यूशन के ऊपर हम लोग बात नहीं करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर मैं आप लोगों को, 2 इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर आपको सोल्यूशन के ऊपर मैं आपको बात शेयर करना चाहता हूं। हम लोगों ने हाल ही में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ सहायकगण की तरफ से हमारा एक काउंसलिंग ग्रुप हम लोगों ने फिक्स किया है। पिछले साल भी हम लोगों ने 2 महीने के लिए ये सेशंस को हम लोगों ने रन किया और बाद में जैसा जैसा कोविड का पैंडेमिक कम होते हुए दिखा तो हमने उसके बाद में उसको बंद किया। लेकिन सेकंड त्राही आने के बाद, पैंडेमिक आने के बाद हम लोगों ने इसे डिसीजन लिया कि हम लोग इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 दिन के अंतराल में हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग आप लोगों के साथ में उनके नंबर शेयर करेंगे रीजन वाइज। तो जो भी शेयरिंग, अब जैसा मैंने आप लोगों को जो टिप्स दिया हूं कि आप लोगों ने इन सारी चीजों के अलावा अगर उसके बाद में भी अगर आपकी वरीज, अगर आपकी कंटिन्यूएशन में आपको दिखता है स्ट्रेस और एंजाइटी और फियर में अगर आप लोग दिखते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो हम लोगों ने हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया है, कोविड काउंसलिंग ग्रुप शुरू किया है बौद्ध महासंघ का, तो उस कोविड पैंडेमिक के सेशंस का आप लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा। उसको हम 2 या 3 दिन में लॉन्च करने जा रहे हैं और वो आप लोगों को तक उनके कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के साथ में शेयर किए जाएंगे। साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन, यूमेता फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम लोगों ने टाइप किया है और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम लोग ने एक टोल फ्री नंबर हम लोग वो लॉन्च होने वाला है 2 दिन में, और वो टोल फ्री नंबर भी आप लोगों के आपकी रीजन वाइज हम लोग देने वाले हैं, ताकि ये पैंडेमिक में, ये पैंडेमिक बेसिकली पैंडेमिक नहीं है साथियों, जैसा कि WHO ने भी कहा है और हम लोग भी आपको एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताना चाहते हैं कि ये बेसिकली ये जैसा लास्ट टाइम मैंने एक सेशन में ये बात बताया था कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने एनिलेशन ऑफ कास्ट में कल्चर ऑफ माइंड में द्वारा एक बात इंपॉर्टेंटली बाबा साहब ने कही थी कि कास्ट इज नोशन, इज अ स्टेट ऑफ माइंड।
कोविड भी जो है इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, और ये स्टेट ऑफ माइंड को अगर हम लोगों ने सही तरीके से अगर इसको एनालाइज किया और सही तरीके से इनिशियल डेज पे ही इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, ये मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब हम ये कह रहे हैं तो हमारे ये स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, इनिशियल स्टेज पे ही हम इसे रोक सकते हैं। लेकिन इस स्टेट ऑफ माइंड में अगर आपने कोविड नाम की इस पैंडेमिक को आपने जगह दे दिया, आपके खेती में इसको जगह दे दिया और इसके ऊपर पानी डालना शुरू किया, इसमें फर्टिलाइज करना शुरू कर दिया, तो ये धीरे धीरे फर्टिलाइज होगा और बहुत बड़ा रूप ये धारण कर सकता है। और जिसका हम लोगों ने उसका रिजल्ट भी देखा है साथियों, क्योंकि दिन में जितने लोगों का डेथ हम लोग सुन रहे हैं उससे बहुत नेगेटिविटी बढ़ रही है। और इसलिए मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप लोग देख रहे हैं, जितनी भी फेसबुक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं, ये सारे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से आप बाहर आ जाइए, कुछ समय के लिए बंद कीजिए, और क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये आपके माइंड के ऊपर छोड़िए। और अगर माइंड को अगर आप पॉजिटिव हैबिट एनर्जी अगर आप देते हैं तो मैं आपको ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि अगर पॉजिटिव हैबिट्स एनर्जी अगर आप लोग इसमें इनपुट डालेंगे तो मुझे लगता है पॉजिटिव नोट ही बाहर आएगा, और पॉजिटिव नोट अगर बाहर आता है तो बहुत सारी क्रिएटिविटी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दो साथी जो है, 2 या 3 साथियों की मदद की वजह से हम लोग आपको 280-290 लोगों तक हम लोग आज एक समय 2 घंटे के अंदर पहुंच रहे हैं। तो मैं ये आपको उदाहरण बताना चाहता हूं, ईच वन टीच वन। अगर हम लोग ये फॉर्मूले के ऊपर अगर हम काम करते हैं और बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाई है वो ईच वन टीच वन के मार्फत मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग 300 लोग 600 लोगों तक पहुंचेंगे, 600 लोग 1200 लोगों तक पहुंचेंगे, 1200 लोग ऐसे 2400 लोगों तक पहुंचेंगे। साथियों, इस एंगल को आप लोगों को बहुत सीरियसली रिसीव करना है साथियों। साथ ही साथ आप लोगों को ये टोल फ्री नंबर और ये जो आपको हम लोग कोविड काउंसलिंग सेंटर्स को जो हम लोग खड़े करने वाले हैं, इस काउंसलिंग सेक्टर को आप लोग बड़े पैमाने पे आप लोगों को इसका उपयोग करना है। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, बहुत ही बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसको यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करना, आपका समय खोटा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन छोटी छोटी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसको करने के लिए हार्डली 15 मिनट लगेंगे साथियों, लेकिन 15 मिनट आपके लंग्स तक कोविड को आने से रोकने के लिए बहुत कारगर सिद्ध है साथियों। सर, इसीलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग, मेडिटेशन, आनापानसती, ये सारे बेसिक जो मेजर एंगल है जिसको करने के लिए हार्डली हमें 30 to 45 मिनट्स लगने वाले हैं। मुझे लगता है साथियों, अपने लाइफ को सेव करने के लिए 45 मिनट्स हमें देना ही चाहिए। बहुत सारे आयाम को आप लोगों के साथ में डिस्कस करना हम जरूरी समझते हैं, लेकिन ये 2 घंटे में और 1.5 घंटे के आयाम में ये सारा कवर करना इजी नहीं है। लेकिन ये 1.5 घंटे के इसमें जो भी चीजें हुई है और जो छूट गई है उसको हर एक वीक में हम लोग नए नए सेशंस को लिए हम लोग आपके सामने आने वाले हैं। हम लोग स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली यूथ के लिए कोविड में क्या कर सकते हैं उसके लिए सेशंस लेना चाहते हैं। हम लोग महिलाओं के लिए स्पेशली सेशंस लेना चाहते हैं। हम लोग छोटे बच्चों के लिए महिलाओं ने और पुरुषों ने क्या करना चाहिए उसके लिए स्पेशल सेशंस होना चाहिए। साथ ही साथ बुजुर्ग लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग देख रहे हैं, उनके लिए हम लोग कुछ करना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए इसके लिए सेशंस को हम लोगों ने डिजाइन किया है। फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो थर्ड वेव आने वाला है वो थर्ड वेव में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई सफर होगा तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर 18 साल के कम बच्चे ज्यादातर सफरिंग में जाएंगे। जो 18 साल के बच्चे कम सफरिंग में जाएंगे, ऐसे लोगों के लिए, 18 साल के कम लोगों के बच्चों के लिए हम लोगों ने क्या आयाम लेना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उसके लिए एक डिफरेंट सेशंस हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। और हम नए नए लोगों के लिए और हमारे काउंसलर्स लोगों के लिए, ये सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से डॉक्टर तक्षशिला और मैं ये आप लोगों के लिए सेशंस डिजाइन करके, और भी हमारे संघ के बीच में काफी लोगों ने सेशंस को लीड किया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से भी कुछ वॉलंटियर्स अगर आ जाते हैं तो वो वॉलंटियर्स के द्वारा हम दोनों लोगों का भी जो है
समय बचेगा। और हम ऐसे कुछ वॉलंटियर्स को ओरिएंट कराना चाहते हैं जो लार्जर मास तक ये बात को लोगों तक पहुंचाएं। तो इन लोगों के लिए भी स्पेशल सेशंस हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं। साथियों, मैं बुजुर्ग लोगों के लिए डॉक्टर तक्षशिला ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है, लेकिन एक बात छूट गई है जो मुझे लगता है कि आप लोगों तक बताना बहुत जरूरी समझता हूं मैं। बुजुर्ग लोगों के द्वारा ही हम लोगों ने काफी कुछ टीचिंग्स लिए हैं, और आज की तारीख में बुजुर्ग लोगों को हमारा समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय उनके साथ में देना, उनके साथ उनको देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस समय में दो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों ने करनी चाहिए, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से। उनके साथ में आप लोगों ने बैठना चाहिए एक दूरी के ध्यान में रखते हुए। उनके साथ में आप लोगों ने शेयरिंग करना चाहिए। उनकी हिस्ट्री में उन लोगों ने जो सक्सेस पाया है उनको सुन लेना चाहिए हम लोगों ने। जब ये ऐसा हम लोग करते हैं तो उनकी एनर्जी में दुगुना, उनकी एनर्जी दुगुना होती है। और इस तरीके से हम लोगों तो ऐसे बुजुर्ग लोगों के साथ में जब शेयरिंग करते हैं और उनका सुनते हैं तो उनका लाइफ स्पैन और बढ़ता है साथियों। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोग्रामिंग को, वैक्सीनेशन के बारे में तो डॉक्टर तक्षशिला ने बताया है, लेकिन अलग अलग सेशंस के द्वारा भी हम बुजुर्ग लोगों के सारे साथ में, महिलाओं के अलग अलग एज फैक्टर के लोगों के साथ में हम लोग काम करने वाले हैं। लेकिन ये सारे सेशंस में हम लोगों ने यही बात पाया है कि ये स्ट्रेसफुल वातावरण में अगर हम लोगों को ये बात बताए, उनके स्ट्रेस को हम लोग अगर सुनते हैं तो ये स्ट्रेस को सुनने के बाद मुझे लगता है कि स्ट्रेस को किसी लोगों को ज्यादा गाइडेंस देने से बेहतर उनको सुनना जितना इंपॉर्टेंट है, वही इस पूरे पैंडेमिक में काम करेगा साथियों। और जो चीजों को लेकर हम लोग आने वाले समय में काम करने वाले हैं, वो सारी चीजें, वो इंफॉर्मेशन रहने वाली है, जो इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन भी ले सकती है। लेकिन हम लोगों को सुने कैसा, कितना ज्यादा हम लोगों को सुनकर लोगों के निराकरण करने के लिए हम लोग कैसी एनर्जी लगाए, उसके ऊपर आने वाले वीक्स में हम लोग काम करने वाले हैं साथियों। कोविड है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। कोविड है और कोविड के ऊपर दवा है। वो दवा कौन सी है? वो एक में को सुनना, और ये राइट टाइम में राइट डायग्नोसिस अगर होता है तो बहुत ही जल्दी हम लोग इसका निराकरण कर सकते हैं। शायद थर्ड पैंडेमिक इससे भी बहुत गंदा होगा, लेकिन थर्ड पैंडेमिक इससे भी ज्यादा पावरफुल होगा भी, लेकिन अगर पहले ही हमने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो मुझे नहीं लगता है कि कोविड हमारे ऊपर हावी होगा। हम कोविड के ऊपर हावी होंगे और हम कोविड के ऊपर हार करके बताएंगे। साथियों, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि हमारे पास समय बहुत कम है और 20 मिनट्स हमारे पास में है। इस 20 मिनट्स में मैं आप लोगों से जो भी सवाल होंगे वो बेसिक सवाल, मैं आप लोगों के सवाल चैटिंग में नहीं पढ़ सकता हूं, इसलिए 2-3 सवाल को हम लोग, मेजर सवालों को हम लोग लेंगे और उसके उत्तर जो है हम लोग आपको देने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू। Any questions? सर मी प्रश्न करू का? हो प्लीज, नाव सांगा आपलं. नमस्कार, मी शुभदा तिरपुडे. मला जे तुम्ही आता बोलले की इच वन म्हणजे प्रत्येकानं शिकवायचं, आपलं जे काही आपले पॉझिटिव्ह थॉट्स आहेत ते सांगायचं, त्यासाठी मी पण मला मदत करायला आवडेल सर. पण ते जायचं कसं तो प्रश्न वाटतोय फक्त मला. तर मी फुल पॉझिटिव्ह आहे आणि मी समोर त्याला पॉझिटिव्ह करू शकते एवढा कॉन्फिडंट मात्र माझ्यात आहे. तर कशा पद्धतीने मी करू शकेल सांगा. हो, मला मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. सर मैं एपी साखरे बात कर रहा हूँ जी. सर मेरी 1-2 क्वेरी है, अगर आप चाहे तो सुन लीजिए प्लीज. एक्चुअली मैं पिछले अगस्त में कोविड पॉजिटिव था और अभी मुझे ये समझ में आ रहा है, जितना मैं सुन रहा हूँ, कि जो पहले पॉजिटिव हो चुके हैं उसे सेकेंड वेव से कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ने वाला है. तो क्या ये सही बात है सर? पहला क्वेश्चन ये है, क्या सेकेंड वेव से मुझे डरने की आवश्यकता है या फिर मैं जैसे नॉर्मल लाइफ पहले जीता था वैसे ही जीऊं?
क्योंकि पहले से मैं कोविड पॉजिटिव हो चुका हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है और काफी लोगों का भी मानना है कि मुझे जो रिकवरी या फिर जो सिम्टम्स आने थे अभी भविष्य में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इम्यूनिटी बूस्ट हो चुकी है। ओके, सेकंड सवाल दूसरा आपका। ये है, दूसरा प्रश्न मेरा ये है सर कि क्या मुझे वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए या फिर डॉक्टर प्रज्ञा मेश्राम का काढ़ा लेना चाहिए? ओके, राइट, थैंक यू। मैं पहले क्योंकि सवाल वैक्सीन, जी जी, हाँ, गॉट योर पॉइंट सक्रिय सर। यस यस, ओके थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, तो पहले मैम का सवाल का उत्तर देना चाहूंगा कि मैडम आपने जो बात पूछी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछी है। हमें भारत और पूरे वर्ल्ड में कोविड के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें जानकारी मिलेगी। जो हम दोनों बता रहे हैं वो सारी जानकारी आप लोगों के पास में और भी लोग दे सकते हैं। आप भी इसको इकट्ठा कर सकते हैं। सवाल ये है कि इस इकट्ठा की हुई पाइलअप इंफॉर्मेशन को हम लोगों के काम में आने वाली कितनी काम की चीजें हैं और वो लोगों के काम में कैसे ला सकते हैं, वो चैलेंज हमारे पास में है। वो हमारे सामने बड़ा चैलेंज है। सो तो पॉजिटिव लोगों की हमें ज्यादा जरूरत है। कोविड पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिव एनर्जी रखने वाले लोगों की ज्यादा जरूरत है हमें। और ऐसे कई लोगों का चेन हमें क्रिएट करना है। हम कुछ समय के बाद में कुछ मटेरियल डिजाइन कर रहे हैं और ये सारा मटेरियल हम आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। और ये मटेरियल आप लोगों के कैसे काम में आएंगे और ये आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो जो टोल फ्री नंबर हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, वो टोल फ्री नंबर एरिया वाइज भी आप लोगों के वॉलेंटियर्स की जरूरत पड़ेगी। तो धम्मचारी अमृत सिद्धि, धम्मचारी तेज धम्म, धम्मचारी अनोमशूर, धम्मचारी अमोक सिद्धि, अमृतदीप, इनके पास में आप लोग नंबर छोड़ सकते हैं। एक सेंटर हमारा जो सेंट्रलाइज एक स्ट्रक्चर है, वहां पे आप लोगों के नंबर्स छोड़ दीजिए। वॉलेंटियर्स जो भी काम करना चाहते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा वॉलेंटियर्स की जरूरत पड़ेगी और उन वॉलेंटियर्स को एक दिन हम लोग पूरा ओरिएंटेशन देंगे। वो ओरिएंटेशन के द्वारा हम लोग पूरी दुनिया में एक प्रकार का जो ह्यूमैनिटी के ग्राउंड का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हम लोगों तक कैसे कंपैशनेट लेवल पे हम लोग पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच मैडम। साकरे सर, आपका जो सवाल था वो सवाल का उत्तर देना चाहता हूं। आपको पहले कोविड हुआ है, सेकंड टाइम कोविड नहीं होगा, इसका ऐसा मत सोचिए। सेकंड टाइम कोविड हो सकता है और थर्ड टाइम में भी कोविड हो सकता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने हुए हैं, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट टाइम आपका कोविड है, इम्यूनिटी जो है वो 3 महीने तक रहती है और 3 महीने के बाद में वो इम्यूनिटी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, जो आपका इम्यूनिटी पावर डेवलप हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको कोविड होगा ही। आपने वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे रूमर्स पूरे भारत में है। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि मैं भी अगस्त में पॉजिटिव आया था और मैंने भी इस महीने के मार्च में पहला डोज लिया हूं। जो लोग पॉजिटिव आए थे और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है, तो तकरीबन लोगों का 99% लोगों का जो व्यूज मैं सुन रहा हूं और जो रिजल्ट्स मैं देख रहा हूं, उसमें ये फाइंडिंग्स आया है, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है अगर वो कोइंसिडेंटली पॉजिटिव आते हैं तो सॉरी, तो उनके जो फाइंडिंग्स आए हैं, उनके फाइंडिंग्स में ये देखा गया उनके HRCT बहुत ही नॉर्मल आया है, उनके ब्लड रिपोर्ट्स बहुत ही नॉर्मल आया है। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी जो र्यूमर्स और बहुत सारी अंधश्रद्धाएं जो फैली हुई है, उसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि जो काढ़ा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वी आर नॉट हियर टू प्रमोट एनी इंस्टीट्यूशंस और एनी डॉक्टर्स। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा बहुत प्लेन उद्देश्य है, जो भी बेसिक मेडिसिन लगती है वो मेडिसिन हम लोगों को लेना चाहिए। जो भी काढ़े से, किसी भी काढ़े से अगर आपको फायदा हो रहा है तो फायदा लीजिए, लेकिन कोई भी चीज 100% श्योर नहीं है सर। इसलिए आप लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स करके कोई चीज को अगर आप ले रहे हैं तो ले लीजिए, लेकिन आप उसे 100% मानकर अगर ले रहे हैं तो बहुत ही बाकी मेडिकेशंस जो है वो उससे दूर रहेंगे। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर तक्षशिला इसके ऊपर एड ऑन अगर कुछ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। सर जैसे हमने देखे हैं कि इसके जो भी सिम्टम्स हैं, पहले माइल्ड से लेके सीवियर तक कन्वर्ट होते हैं। तो जब आपने इसको माइल्ड जब सिम्टम्स आपको, तभी आपने अगर इसको पकड़ के सही इलाज करना शुरू किया है तो डेफिनेटली आप जल्दी रिकवर होंगे
अगर आपने उसमें थोड़ी भी दिरंगाई की है और थोड़ा डिले किया है अप्रोच करने के लिए डॉक्टर के पास, तो ये सिम्टम्स सीवियर होते जाएंगे। इसमें होम्योपैथी या आयुर्वेदिक या एलोपैथी अपना अपना एक डिफरेंट रोल है, बट अगर आप तीनों भी मेडिसिन लेते हैं तो भी आपको कोई भी 100% गारंटी नहीं देगा कि आपको कोविड नहीं होगा करके। और जो कि जब तक आपके अंदर जो इम्यूनिटी, जिसका हम हर्ड इम्यूनिटी करके बोलते हैं, जब तक आपके अंदर वो इम्यूनिटी है या फिर वो एंटीबॉडीज है, तब तक आपका जो एंटीबॉडीज है वो फाइट करेंगे वायरस से। एक बार अगर वो इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज कम हो गए तो आपकी जो प्रतिकार शक्ति है वो कम हो जाएगी और आपको फिर से कोरोना होने के चांसेस हो सकते हैं। कोई भी 100% ये नहीं बोल सकता है कि नहीं होंगे। अगर आपको वैक्सीन लगाना है तो आपने पहले अपनी एंटीबॉडी टेस्ट करनी चाहिए। आपके अंदर जो एंटीबॉडीज है वो कितनी है ये पहले जांच कर लेनी चाहिए। अगर आपको अभी अभी कोरोना हुआ है, अगर वो पूरी मात्रा में जितनी चाहिए उतनी मात्रा में अगर आपके पास एंटीबॉडीज है तो आप वैक्सीन थोड़ा बाद में भी लगा सकते हैं, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर आपको ये देखा जाए ऐसा समझ में आता है कि आपके पास उतने एंटीबॉडीज नहीं है, आपके एंटीबॉडीज जल्दी ही खत्म हो गए हैं, तो आपने तुरंत वैक्सीन लगा लेना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको ऐसी छोटी कुछ सवाल है कब वैक्सीन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो ये हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो और आपके क्वेरी का जो भी है निरसन कर सकते हैं। थैंक यू। चेतन सर। तो चेतन जी, जस्ट एक बात मुझे बोलनी थी। अनुमशुर बोल रहा हूँ। हाँ नमशुर। बस एक बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मुझसे छूट गई थी। सवाल नहीं है मेरा कोई, वो ये कि नागपुर और नागपुर के बाहर के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर तक्षशिला ये आपुल की होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर वो ओपन करने वाले हैं। आपुल की होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर आर्यलोक में। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ ये सारे कंसल्टेशन और ये सारी जो बातें हैं वहाँ और भी विस्तार से बताई जाएगी और विस्तार से मदद होगी सभी लोगों को। बस इतना मुझे मेंशन करना था जो मुझसे छूट चेतन गया। सर, मेरा प्रश्न है। यो नमशुर। या हेलो। अमोल बोला बोला। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था आपका कि नाम ये बताइए। जो है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, तो क्या गलत हाँ जी। खान पान से, या फिर कोई दारू पीता होगा, या फिर कोई तंबाकू खाता होगा, तो इससे जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो केसेस डेथ के हैं उसमें अधिकतर केसेस उनके हैं जो एडिक्टेड था, यानी जो हो सकता है कि दारू के केस में हो सकता है, या फिर तंबाकू। तो क्या इससे साइड इफेक्ट होने वाले लोग ज्यादा जा रहे हैं, या फिर जो नॉर्मल व्यक्ति है वो ज्यादा ये हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है? नहीं, मैं आपको इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका फूड हैबिट्स को आपने इम्प्रूव कर लेना चाहिए। आपने अच्छा हेल्दी एक्सरसाइज आप लोगों ने करना चाहिए। और जिन लोगों को ऐसा हुआ है, जो लोग ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि कोरोना के ऊपर ऐसा कोई बेसिक मेडिसिन अभी तैयार नहीं होंगी सर। तो मेडिसिन नहीं तैयार होने की वजह से बहुत सारे लोगों को जो मेंटल इश्यूज हुए हैं, जो हाइपरटेंशन में गए हैं, जो कार्डियक के थ्रू उनका डेथ हुआ है, और बहुत सारे लोगों को ऐसे जो अल्कोहलिक और ये जो है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से लोगों का डेथ हुआ है। हम ये कहना मुश्किल है कि इनका डेथ इसी वजह से, ज्यादातर लोग उसी में गए हैं। लेकिन मुझे ये आपको रिक्वेस्ट करनी है, आप सभी साथियों से जो लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारा बेसिकली विटामिन, जो बेसिक मेडिसिन है विटामिन की, वो रेगुलर लेना चाहिए हम लोगों ने। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने अच्छी एक्सरसाइज के साथ साथ एक अच्छा फूड का इंटेक करना हम लोगों ने चाहिए। तो हेल्दी फूड्स में जो भी विटामिन सी और जो भी अलग फूड्स होते हैं, उसमें आप लोगों ने बिल्कुल उसका इंटेक बहुत अच्छा करना चाहिए। क्योंकि जब आप लोग अभी यहाँ पे हो तो ये सारा इंटेक की बात आई है, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर तक्षशिला ने आपको ये बताया था कि जो आपका पैशन है, उस पैशन को ऐसे इसे अपॉर्चुनिटी करके लीजिए और उस पैशन को ग्रो कीजिए। जैसे आप लोग रीडिंग कीजिए, झाड़ों को पानी दीजिए, गार्डनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, गाना सुनिए, डांस कीजिए, गिटार बजाइए,
जो भी चीजों में आपको इन्वॉल्वमेंट आपको अच्छा लगता है वो सारी चीजें कीजिए। जितना आप मेंटल आपके पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट करने के लिए जो सपोर्टिव सिस्टम होता है वो भी चीज करनी चाहिए। जैसा मेरा एक नेशनल पास टाइम प्रोग्राम है कि जितना ज्यादा लोगों के साथ में बातचीत करूंगा उतना मुझे एनर्जी मिलती है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी वो पास टाइम प्रोग्राम कर लेना चाहिए। और वो पास टाइम प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने लोगों जितनी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास में होगी, तो क्योंकि रुका हुआ पानी में बहुत काई जम जाती है ऐसा बोलते हैं, क्यों ना ये बहता हुआ पानी करने के लिए हम सारे लोगों ने एफर्ट्स डालने चाहिए। जब हम बहते हुए पानी में अगर काम करेंगे और पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहते हुए पानी में हम लोग साथ में डूबेंगे, तो मुझे लगता है वो पॉजिटिविटी हम लोगों को दे पाएंगे। मुझे लगता है यही बात को काम करने के लिए टीबीएम बहुत दिनों से, बहुत सालों से काम कर रहा है, अहोरात्र झट रहा है। मुझे आप लोगों को ये बात बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नागपुर में हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर नागलोक में शुरू किया है। और कोविड केयर सेंटर्स में हाल ही में हम लोगों ने 20 बेडेड हॉस्पिटल शुरू किया है। आने वाले समय में उसके और बेडेड हॉस्पिटल भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की तरफ से और आर्यलोक एजुकेशन सेंटर की तरफ से, एनएनबीवाई की तरफ से हम लोगों ने हाल ही में 2 एम्बुलेंसेस फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किए हैं और वो लोगों की सेवा के लिए उपयोग ला रहे हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये नागपुर तक भले सीमित है, इस तरीके के प्रयोजन हम लोग अलग अलग राज्यों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग गांव में कर सकते हैं। साथियों, आप लोगों ने पहल करना चाहिए। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभयदान जिस तरह से कर रहे हैं वैसे ही दान की पारमिता को भी जो है आप बड़े पैमाने पे बढ़ाइए। और साथ ही साथ हमारे अलग अलग सेंटर्स में दान की आवश्यकता है। ऐसे दान की आवश्यकता है जिससे हम कंस्ट्रक्टिव चीजों के लिए उसका उपयोग कर सके। साथियों, हम 5 वैन खड़ी करने के लिए, एम्बुलेंसेस खड़ी करने की तैयारी में है, जिसके लिए बहुत बड़ा पैसा हमको लगने वाला है। मुझे लगता है लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हम लोगों तक रीच नहीं हो रहे। साथियों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिस भी तरीके का दान, जरूरी नहीं है वो कैश फॉर्म में हो, जिस भी तरीके का दान आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो अलग अलग माध्यम से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को आप सपोर्ट करें और उनको बड़े पैमाने पे यहाँ पे बड़े पैमाने पे काम कर रहा है उनको आगे आकर इस तरीके के प्रोग्रामिंग के लिए सपोर्ट दें। साथियों, मुझे लगता है चेतन जी। जी हेलो। हाँ, जय भीम। डॉक्टर साहब जय भीम। जी बोलिए। मैं पुणे से जीआर गायकवाड़ बोल रहा हूँ। यस मैम, यस सर। डॉक्टर साहब, लास्ट मंथ मार्च में हम लोग दोनों मियाँ बीवी पॉजिटिव आए थे। आरसीपीटीआर अपना से बताया। हाँ जी। तो हमारे जो डॉक्टर है होम्योपैथी के, लास्ट मार्च मतलब मार्च 2020 से हम लोग आर्सेनिक एल्बम को हर महीने उनका उसका डोज लेते रहते। तो डॉक्टर के पास जब गए, उनको बताया रिपोर्ट हमने, तो उन्होंने कुछ दवाई दी हमको 5 दिन के लिए और बोले आपका डायबिटिक के डॉक्टर जो है, हमको दोनों को भी डायबिटिक है, तो उनसे अभी उनका भी कंसल्ट ले लो। तो उन्होंने 5 दिन का हमको दवाई दिया और घर में आइसोलेशन होने के लिए बताया। तो हम अभी पूरा 1 महीना हो गया घर में आइसोलेशन थे और पूरी तरह से अभी हेल्दी है। थोड़ा सा वीकनेस था बीच में, अभी कुछ भी नहीं है और सिम्टम्स तो ऐसे कुछ भी नहीं आ रहे थे हमको, जो कि बहुत सारे के सिम्टम्स बताए, जैसे खांसी है, बुखार है, गले में खराश है या और सारे ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आए थे। फिर भी हम लोग पॉजिटिव आए और हम लोग अभी 1 महीने से ज्यादा समय हो गया कि हम घर में ही है और ठीक ठाक है। सो आपका सवाल क्या था सर? नहीं, सवाल ये शेयरिंग कर था रहे थे। शेयरिंग ओके राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ आप सभी से, जो कि मैं होम्योपैथिक बैकग्राउंड से है, बट यहाँ हम कोई भी पैथी को प्रमोट नहीं कर रहे। हमारा बस उद्देश्य ये है कि हम आप सबको अवेयर करना चाहते हैं और अपने अपनी पैथी का अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। इसमें ऐसा पाया गया है कि होम्योपैथी से भी विदाउट एलोपैथी लिए कई पेशेंट्स क्योर हुए हैं, बट जो कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है तो हम लोग खुली तौर से इस चर्चा में शामिल नहीं होते हैं। जिस किसी को भी ऐसे व्यक्तिगत क्वेश्चंस है वो हमें पर्सनली कॉल करके इस चीज़ पे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ओके। हेलो सर, मैं मनीषा कांबळे बोल रही हूँ। बोला मनीषा। हेलो, मुझे एक प्रश्न है मेरा। बोलिए।
प्रश्न है। और ये एक मेरे पिछले साल कोविड आया था, तो फिर मेरे मिस्टर है ना, बाहर भी काम करते थे, हमने ऐसे दुकान भी लगाई थी ऐसी मांस वाली वगैरह। तो उनको ना ऐसे हर एक को ऐसे ना बहुत बुखार आता था, कुछ भी आता था। वैसे मेरे मिस्टर को भी बुखार आया था, तो और सर्दी भी हो गई थी, और ऐसे सर दर्द भी कर रहा था। लेकिन हमने कोई टेस्ट वेस्ट नहीं की, और क्या बोलते दवाखाना भी नहीं गए थे। उन्होंने वो सामने मेडिकल स्टोर है, वहां से वो सर्दी की औषध लाई, फिर वो दे दी। फिर वो पैरासीटामोल की औषधि है, वो दे दी। फिर उन्होंने उनको ना बहुत सारी ऐसे पसीना घामा जोकर होके, वो बहुत पसीना आया 2-3 दिन, तो ऐसे उनको होता था। लेकिन हमने कोई दवाखाना वगैरह गए नहीं, कुछ नहीं। फिर बाद में ना उनको अपने 2-3 दिन हमने ऐसे ही किए, गर्म पानी दे, थोड़ा काढ़ा वगैरह दे के उसको, वो अपने आप ही सुधर गए वो। पिछले साल तो अभी अच्छा ही है, तो कोविड वगैरह का कैसे कुछ लगा नहीं उसका। और दूसरी एक बात है कि अभी आप जो बोल रहे थे कि ये लाट आने वाली है कोविड की, एक पहली अभी आ गई, अभी दूसरी आ गई, अभी तीसरी आ गई। तो वो क्या चीज है कि लाट आने वाली है, तो कैसे समझेंगी कि पहले आई तो वो कुछ लोग चले गए, किसी की तबीयत खराब हो गई, पॉजिटिव आ गए, फिर बच्चे तो नहीं आए थे, अभी इस बार आएंगे तो बच्चे आएंगे, 18 साल के ऊपर के बच्चे आएंगे। तो ये कैसी लाट है, इसका जरा थोड़ा विश्लेषण कर दीजिए। ये लाट तो मेरे ख्याल से हमारे बताने के पहले ही आपको व्हाट्सएप अपडेट कर देगा कि लाट आई है करके। बट मेरे ख्याल से ये जो रहता है, जो संसर्गजन्य जो महामारी रहती है। हेलो मनीषा जी, आप आपका माइक म्यूट कर सकते हैं, या आर्यादित्य करके उनका माइक ऑन हो गया है, गलती से हो गया। आर्यादित्य जी, हेलो। तो ये जो भी संसर्गजन्य बीमारियां होती है, ये क्या होती है कि पहले एक इंसान दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करता है या संसर्ग फैलाता है। फिर धीरे धीरे ऐसा देखने में आता है कि धीरे धीरे उसके परिवार में वो इन्फेक्शन चला जाता है, धीरे धीरे कम्युनिटी में उसका इन्फेक्शन का फैलाव होता है, और ये कम्युनिटी से फिर बड़े पैमाने में इसका फैलाव होना शुरू होता है। तो इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, ये जो महामारी है ना मनीषा जी, उसका एक स्टेजेस होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप लेके पूरी दुनिया में इसका फैला होता है। तो ये जो दूसरी तीसरी लाट जो बोल रहे हैं ना, ये एक तरीके का अगर हम ग्राफिकल एक तरीके का रिप्रेजेंट करेंगे तो स्पाइक बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये अचानक से बढ़ जाता है और अचानक से थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाता है, फिर से अचानक से बढ़ेगा, फिर से कम कम होते जाएगा। तो ऐसे जैसे वेव्स आते हैं ना, आप देखते हैं कि समंदर में एक लाट आ गई, फिर से दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। तो इसी तरीके से ये इन्फेक्शन की भी एक तरीके से फेजेस होती है। जो फर्स्ट फेज हो गई, सेकंड फेज आ गई, अभी थर्ड फेज आने की संभावना है। चेतन, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि काफी समय हो गया है, और जिन भी साथियों को कुछ सवाल हो गए, वो सवाल आप हमारे नंबर्स लेकर पर्सनल लेवल पे भी बात कर सकते हैं। हम समय के तकाजे को ध्यान में रखते हुए थोड़ा यहाँ पे रुकना चाहेंगे, और समय के तकाजे को ध्यान में रखते हुए हम लोग रुकना चाहेंगे। मुझे लगता है कि मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम में आप बहुत सब बड़े काफी समय से आप लोग काफी सीरियसली बैठे हैं। लेकिन हमारी अपेक्षा यही है साथियों कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के द्वारा ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, ये प्रोग्राम का उद्देश्य जो है आप लोगों तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचे। लेकिन इंफॉर्मेशन पहुंचाना यह उद्देश्य नहीं, तो इंफॉर्मेशन को पास ऑन कराना यह हमारा उद्देश्य है। तो आप सभी साथी जो लोग हैं वो इंफॉर्मेशन को पास ऑन कराइए, और अलग अलग आपके एरियाज में अगर आप वहाँ पे नहीं है, तो आप नागपुर में हम लोग बड़े पैमाने पे एक्टिविटी को वर्कआउट कर रहे हैं। तो उस वर्कआउट में आप सिलेंडर्स, एम्बुलेंस, मेडिसिन और ये सारी चीज़ों के लिए आप लोग मदद कर सकते हैं। बहुत बड़ा पैंडेमिक है सर, बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम सभी लोगों को इकट्ठा आकर मदद करने की ज़रूरत है, नॉट फिजिकली, एटलीस्ट मेंटल लेवल पे हम सभी। हेलो सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं हेलो, हाँ यस हाँ यस, मैं अमृत सिद्धि बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी?
हम हाँ जी। बोलिए। हाँ यस, सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आज मतलब बहुत ही कम समय में काफी अच्छा प्रतिसाद आप लोगों ने दिया है, और साथ में डॉक्टर तक्षशिला और चेतन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा ये सत्र को मार्गदर्शन किया और आप सभी ने सुना है, और दोनों का परिचय भी बहुत ही अच्छा अनोमशूर जी ने दिया है। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो अभी जैसे कि चेतन ने बताया है, टोल फ्री नंबर और 24/7 काउंसलिंग जो सेंटर जो है वो आने वाले 2-3 दिन में शुरू होने जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से गुजारिश है कि आप स्वयं भी जब कभी भी आपको शेयरिंग करना है, बात करनी है, कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं, कुछ चिंताएं उत्पन्न हो जाती है, तो आप बात कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए और लोगों को लाभ हो। खास करके लोग यानी भयमुक्त यानी जीवन जिए, और जितनी भी जागृति निर्माण हो सकती है उतना ज्यादा हम सब मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो इसलिए आज के इस सत्र में सभी का धन्यवाद देता हूं। और हम चाहते हैं कि अलग अलग, जैसे बच्चों का ग्रुप होता है, एडल्ट का ग्रुप होता है, या युवाओं का ग्रुप होता है, तो ऐसे अलग अलग ग्रुप में भी इस काउंसलिंग यानी सत्र को हम आगे ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी आप सब लोगों की सहायता लगेगी। और कोशिश हमारी ये है कि हर आने वाले रविवार को हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि 3 से 5 हर रविवार को ऐसा सत्र रहे, और जो जो भी लोग इसमें सहभागी होना चाहते हैं उन तक ये जानकारी पहुंचे। इसलिए आप सभी लोगों की सहायता की आवश्यकता रहेगी। तो इतना ही कहना चाहता हूं और आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं और यहीं रुकना चाहता हूं। धन्यवाद। थैंक यू अमृत सिद्धि जी। Thank you. हम दोनों को ये प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए आपके बहुत बहुत सहकार्य मिला है, इसलिए आपका और सभी भाइयों और बहनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ ही में जो लोग हमारे बीच अभी नहीं रहे उनके लिए मैं ये छोटी सी प्रयास करने जा रही हूँ कि हम 2 मिनट शांत बैठ के उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रदान करेंगे। तो अनोमशूर जी, आप इसको थोड़ा लीड करना चाहेंगे? अनोमशूर। तो हाँ हाँ, मैं हूँ यहाँ। Yes, please. तो जितने भी हमारे धर्ममित्र भाई बहन और धर्मचारी भाई बहन गए हैं, तो हम थोड़ा देर उनके लिए जस्ट एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और बाद में 3 बार सभी की सुख की कामना करते हुए 3 बार सबके सत्ता सुखी हुंतु इस मंत्र का पठन करेंगे। तो कुछ क्षण के लिए केवल शांत बैठिए। आप जहाँ हैं वहाँ ये बोल सकते हैं। सबे सत्ता सुखी हुंतु, सबे सदा सुखी सुखी हुंतु, सबे सत्ता सुखी हुंतु। सबे सत्ता सुखी हुंतु। जय भीम सर। जय भीम, सबको साधुवाद। थैंक यू।
तेज धम्मा जी है, धम्माचारी तेज धम्मा। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए। यानी टेक्निकल जो सहायता आपसे हुई है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और थैंक यू सो मच। हाँ, और कुछ समय में आप मतलब इसको क्लोज कर सकते हैं। नहीं, होस्ट आप है, आप एंड कर दीजिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।